स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से के साथ सामने मौजूद चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के 500 से ज्यादा लोगों ने आखिरकार इंडिया गठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया है, शामिल भी हो चुके हैं। बताएंगे भारतीय जनता पार्टी का छोटा चाणक्य बताए जाने वाले मुख्यमंत्री को, बीजेपी के मुख्यमंत्री को कौन से राज्य के अंदर इंडिया गठबंधन की नेत्री ने दिया है जोरदार झटका। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विवाद से बड़ा विवाद हो चुका है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को। बताएंगे दिल्ली के अंदर किस तरीके से नीतीश कुमार को किनारा कर रही है भारतीय जनता पार्टी दोस्तों। वहीं पर बीजेपी के एमएलए ने यूपी की योगी सरकार पर लगा दिया भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। के साथ में जीतन राम मांझी क्या मारने वाले हैं पलटी दोस्तों, बीजेपी ने फिर से उनको कर दिया है दरकिनार। इसी के साथ में बीजेपी के अध्यक्ष ने अचानक से कैमरे के सामने आकर अपने आप को जमकर कोड़े क्यों मारे हैं, बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट दोस्तों। और सीबीआई ने क्यों ईडी के दफ्तर पर छापे मार दी है दोस्तों, क्या दोनों के बीच में हो चुका है कलेश। बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा और होगा देश में विकास तभी जब होगा देश में पूरी तरीके से पूर्ण बदलाव, संपूर्ण बदलाव, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में मनमोहन सिंह जिंदाबाद जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसको भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित मीडिया वाले जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो लोग माहौल बनाकर छोटा चाणक्य बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये बताने का प्रयास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कर रखा है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने जमीनी हकीकत दिखाई है दोस्तों। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेता असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के इलाके के अंदर तृणमूल कांग्रेस ने अपना जलवा दिखाया है दोस्तों। लगभग 500 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने अन्य लोगों के साथ मिलकर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है दोस्तों। इसमें कुछ और पार्टी के नेता भी थे। कुल मिलाकर हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि सुष्मिता देव ने कहा है कि उनकी पार्टी लगातार अपना विस्तार करती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ टीएमसी की भी चुनौती मिलने वाली है। कुल मिलाकर दोस्तों कई सीटों पर तृणमूल कांग्रेस इस बार जलवा इसलिए दिखाएगी क्योंकि बंगाल और असम की सीमा आपस में लगती है और बॉर्डर के क्षेत्र में तो तृणमूल कांग्रेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इसी तरीके की खबरें सामने आने से ही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को फर्जीवाड़े के तहत छोटा चाणक्य कहा जाता है। सबको पता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचार से बचने के लिए भाजपा में गए थे और इसके बाद उन पर कोई कार्रवाई उस तरीके से नहीं की जा रही है जो की जानी चाहिए। अमित शाह ने भी भ्रष्टाचारी बता दिया था और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं तो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं दोस्तों। झारखंड गए थे इंडिया गठबंधन को हराने के लिए, लेकिन बुरी तरीके से हार कर लौटे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। आपकी क्या राय है लिखकर जो बताएगा। साथ साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव के अंदर सियासी हलचल लगातार बढ़ी हुई है दोस्तों। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में चल रहे विवाद को लेकर भाजपा के लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग ही आपस में भिड़ गए हैं दोस्तों। सूत्रों की माने तो दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड संगठन के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है। दिल्ली भाजपा के लोग चाहते हैं कि इस बार बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में उतरे। कुल मिलाकर जेडीयू दिल्ली में पिछली बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी दोस्तों और इस बार भी वो मांग कर रहे हैं कम से कम 2 से 3 सीटें जनता दल यूनाइटेड जरूर डिमांड करेगी और एलजेपी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 5 सीटें अपने सहयोगियों को देना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी दिल्ली इकाई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो क्या इसका असर बिहार में देखने को मिलेगा दोस्तों। ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कह दिया था कि वो बिहार के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं या नीतीश कुमार को हटाने की बात उन्होंने कह दी थी इनडायरेक्ट तरीके से, और अब दिल्ली के अंदर भी जेडीयू को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आपकी जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा दोस्तों। बीजेपी वही गठबंधन करती है जहां उसको केवल फायदा मिलता है, दूसरे सहयोगी के बारे में भाजपा तो सोचती भी नहीं है। आपकी क्या राय है लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के एक और मौजूदा पूर्व कैबिनेट मंत्री ने दावा किया है कि पार्टी का धंधेबाज सिंडिकेट उन्हें राजनीतिक तौर पर निपटाने की साजिश रच रहा है। ये दावा उत्तराखंड के अंदर गदरपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने किया है दोस्तों। उन्होंने आवास पर बुलाई गई बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में धंधेबाजी का एक सिंडिकेट चल रहा है। उन्होंने कहा है कि सिंडिकेट को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में गुटबाजी को बढ़ावा देने के साथ ही अपने खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचने के भी आरोप लगाए हैं। यानी भाजपा का नेता बीजेपी के अंदर ही सिंडिकेट यानी धंधेबाजी का सिंडिकेट चल रहा है, इस तरीके की बातें कर रहा है दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरीके का कांड हो रहा है, खुद के नेता ने एक्सपोज कर दिया है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नीतीश कुमार को अलग थलग करने की कोशिश कर रही है दोस्तों, नीतीश कुमार ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एचएम पार्टी यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी ने दिल्ली की तर्ज पर बिहार के लोगों के लिए भी 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव दिया है दोस्तों। उनके बैठक के दौरान ये प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि नागपुर में विशाल प्रतिमा की स्थापना करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके लिए हम पार्टी का प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेगा और उनको ज्ञापन सौंपेगा। सोमवार को नई दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 9 प्रस्ताव पारित किए गए हैं दोस्तों। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा आगामी चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट से मिलने के बाद दिल्ली के चुनाव को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों नीतीश कुमार के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का एक सहयोगी तो आ गया है। यानी ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के इशारे के बाद जीतन राम मांझी ने प्रस्ताव पारित किया है दोस्तों, ताकि बीजेपी पर दबाव बनाया जाए। एनडीए गठबंधन की ज्यादातर पार्टी अगर नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देंगे तो भाजपा को बैकफुट पर आना पड़ेगा शायद, इसीलिए पूरी तरीके से बिसात बिछाई जा रही है। आपकी क्या राय है लिखकर जो बताएगा। साथ साथ तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष अन्नामलई अचानक से सुर्खियों में है दोस्तों। आपको बता दें कि अन्ना विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर डीएमके सरकार के खिलाफ विरोध
जताते हुए शुक्रवार को अपने घर के सामने खुद को कोड़े मारते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के अध्यक्ष नजर आए। अन्नामलई को स्वयं को कोड़े मारते हुए देखा गया। दोस्तों जब उन्होंने 6 कोड़े मारने का काम पूरा कर लिया तो पीछे खड़े लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको दौड़कर रोका और आगे नहीं मारने दिया। कुल मिलाकर दोस्तों अन्नामलई ने कहा है कि तमिल संस्कृति को समझने वाला कोई भी व्यक्ति हमेशा ये जानता होगा कि ये सभी इस भूमि का हिस्सा है। खुद को कोड़े मारना, खुद को दंडित करना, खुद को कठिन परिस्थितियों में डालना, ये सब इस संस्कृति का हिस्सा है। यह किसी व्यक्ति या चीज के खिलाफ नहीं है बल्कि राज्य में हो रहे निरंतर अन्याय के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि अन्ना विश्वविद्यालय में जो भी हुआ है वह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। कभी आपने देखा है किसी नेता को दोस्तों खुद से कोड़े मारते हुए? अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके की जो बातें बीजेपी के नेता कर रहे हैं, खासकर भाजपा के अध्यक्ष कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मामले देश भर के अंदर कई बार सामने आते हैं और तमिलनाडु की सरकार तो एक्शन भी ले रही है, लेकिन भाजपा के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके से घर के सामने आकर कोड़ा मारने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इससे लोगों के बीच में तो क्लियर मैसेज है कि कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में माहौल बनाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को मिली करारी हार के बाद अब यही उपाय बीजेपी के पास बच गया है। आप लोग अपनी राय जो लेकर बताएगा। दोस्तों सांसद चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे के आवास पर ईडी ने छापा मारा है। आपको बता दें कि हम पार्टी की ओर से एक प्रस्ताव पारित किया गया, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का इलेक्शन लड़ा जाएगा, ये बात क्लियर कर दी गई है दोस्तों। तो उसके बाद अब अचानक से ईडी ने चिराग पासवान के सबसे करीबी नेताओं में से एक हुलास पांडे के यहाँ छापा मारा है। यानी आप अगर टाइमिंग को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह छापा सहयोग नहीं है बल्कि एक प्रयोग है दोस्तों। कुल मिलाकर चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मजबूती से रखने के लिए शायद ऐसा किया गया होगा, क्योंकि छापा उस समय मारा गया है जब हम पार्टी की ओर से नीतीश कुमार के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया है। आपकी क्या समझ है दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर? लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी से नाराज बताई जा रही है। दिल्ली में कुछ विधानसभा की सीटें भी है जहां कांग्रेस के उम्मीदवार ने आम आदमी पार्टी के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। इन सीटों पर बन रहे सियासी समीकरण पार्टी के नेताओं के लिए मुसीबत बन गए हैं दोस्तों। नई दिल्ली पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा है। इसको मुख्यमंत्री की सीट मानी जाती रही है। पहले यहाँ से शीला दीक्षित चुनाव जीते आई थी, अब आम आदमी पार्टी चाहती है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की सीट काफी टफ है दोस्तों। पिछली बार जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तब अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी को बल्कि यहाँ पर मात्र 2000 के आसपास वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था। ऐसे में नई दिल्ली की सीट से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बड़े नेता है और वो सीट बदलेंगे तो इसका गलत मैसेज जाएगा दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने यहीं से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने संदीप दीक्षित को आगे करके उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है दोस्तों। केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी है। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ कर्नाटक के बेलगावी में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया है कि सीडब्ल्यूसी में 2 प्रस्ताव पेश किए गए। पहला ये कि महात्मा गांधी और दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2025 में संगठनात्मक सुधार कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके तहत हर स्तर पर नेताओं की क्षमता की गहन जांच की जाएगी। इसके अलावा 26 जनवरी 2025 से 1 साल चलने वाली संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा शुरू हो जाएगी। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हमारा मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस पार्टी को संजीवनी दी है और यह कांग्रेस पार्टी की राजनीति में एक नया मोड़ था। इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई और 26 जनवरी 2025 को हम 1 साल का अभियान चलाने वाले हैं। संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। साथ बिहार के अंदर सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है दोस्तों। इस बीच लालू यादव के करीबी सहयोगी और विधायक भाई वीरेंद्र ने खगड़िया जिले में संवाददाताओं के सवालों के जवाब में यह टिप्पणी की है दोस्तों। आरजेडी के विधायक से पूछे जाने पर कि क्या जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के बीच कथित तनाव के मद्देनजर उन्हें खेला की संभावना दिखती है, तो उन्होंने कहा कि बिहार कई राजनीतिक खेलों का गवाह रहा है और भविष्य में भी ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों आरजेडी पूरी तरीके से ओपन है आगे जो भी होगा इसके लिए, और एक तरीके से मैसेज नीतीश कुमार को क्लियर भेज दिया गया है। देखते नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। वहीं पर हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जबरदस्त तरीके का खेला हो गया दोस्तों। यहाँ पर ईडी के दफ्तर पर सीबीआई की टीम ने रेड मार दिया। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम को ईडी के एक डेप्टी डायरेक्टर की तलाश थी जो कि ईडी दफ्तर में नहीं मिला, तो सीबीआई ने शिमला के अंदर उसके आवास पर जाकर दबिश डाला। उसके भाई को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। इसके बाद उसे चंडीगढ़ ले जाया गया है। कुल मिलाकर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जहां पर ईडी के अधिकारी को ढूंढते ढूंढते ईडी के दफ्तर पर सीबीआई का छापा पड़ गया है। पहली बार इतिहास में आपने ऐसा सुना होगा दोस्तों। उम्मीद की जा रही है कि अब ईडी की ओर से पलटवार किया जाएगा, सीबीआई के दफ्तर में छापेमारी की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से इन संगठनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन संस्थानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, संस्थानों की निष्पक्षता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है दोस्तों। धीरे धीरे करके संस्थानों को पंगु बनाने के काम किए जा रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आई खबर तो, और इसी तरीके की सारी ब्रेकिंग अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 92 साल की उम्र में देहांत होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मनमोहन सिंह की समाधि बनाने के लिए जगह मांगी है दोस्तों। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को किया गया। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर शनिवार को कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। साथ साथ दोस्तों अब उनके स्मारक की मांग की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मनमोहन सिंह का स्मारक बनना चाहिए, उनके समाधि के लिए जगह दी जानी चाहिए। और जगह कौन देगा? होम मिनिस्टर अमित शाह जगह देंगे दिल्ली के अंदर, क्योंकि लैंड पूरी तरीके से सेंटर के अंदर आता है, सेंटर का मुद्दा है। और उम्मीद की जा रही है कि जहां पर महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े बड़े लोगों की समाधि है, उसी के आसपास मनमोहन सिंह को भी जगह मिलेगी दोस्तों। साथ साथ लुधियाना के अंदर महापौर को लेकर राजनीति चल रही है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के पार्षदों को तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रही है दोस्तों। लुधियाना के अंदर एक दिलचस्प खबर आई। यहाँ पर एक पार्षद
पार्षद ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस पार्टी के वार्ड नंबर 6 जीतने वाले पार्षद जगदीश लाल दीसा कुछ ही घंटे के अंदर 3 बार पार्टी बदलकर सबको हैरान कर गए हैं। जगदीश लाल कांग्रेस पार्टी के पार्षद है। 26 दिसंबर को सुबह आम आदमी पार्टी का दामन थामा, दोपहर होते होते उनको एहसास हो गया कि उन्होंने गलती कर दी। फिर वो 6 बजे शाम को कांग्रेस पार्टी में आ गए। यहाँ उनका अंतिम फैसला नहीं था। रात 8 बजे जगदीश लाल को लगा कि उनका फैसला सही था तो फिर वापस से आम आदमी पार्टी में आ गए। जगदीश लाल कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही कहे जाते थे, लेकिन अचानक से उन्होंने पलटी मारी है। दोस्तों कुल मिलाकर लगातार पलटी मारे जाने के बाद इससे इनकी पर्सनल छवि खराब हुई है। सबको पता चल चुका है कि बार्गेनिंग चल रही है, यानी पैसे का लेन देन का खेल चल रहा है। जो जितना ज्यादा पैसा देगा उस पार्टी में जाने के लिए तैयार है। और वैसे भी दोस्तों क्योंकि एंटी डिफेक्शन कानून निचले स्तर यानी जो तीसरे स्तर की सरकारें होती है, म्युनिसिपैलिटी नगर निगम जितने भी होते हैं वहां पर लागू नहीं होता। तो जितनी बार मन करेगा एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएंगे, तीसरी पार्टी में जाएंगे, पूरे दिन रात केवल पार्टी पार्टी खेलते रहेंगे। और यही किया है कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने दोस्तों। आम आदमी पार्टी में चले गए। हो सकता है कल पलटी मारकर फिर कांग्रेस पार्टी में आ जाए। साथ साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच तनातनी बढ़ी। कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी ने 24 घंटे की मोहलत देते हुए कहा था कि अगर इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन से हटाने के लिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेताओं को चिट्ठियां लिखेगी, उन पर दबाव बनाएगी। दोस्तों हालांकि आम आदमी पार्टी के धमकी के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता अजय माकन को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया या फिर उनके खिलाफ कोई भी छोटी मोटी कार्रवाई नहीं की है। तो क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ और मोर्चा खोलने जा रही है? जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। दोस्तों सबसे बेस्ट दिल्ली में यही होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस बन जाए, ताकि दोनों पार्टी आपस में लड़ने की जगह भाजपा से लड़े। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर ईडी की रेड पड़ी। यह रेड भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में पड़ी। ईडी की टीम मध्य प्रदेश के धन कुबेर कहे जाने वाले सौरभ शर्मा के नए बंगले और पार्टनर शरद जायसवाल के घर पर पहुंचे। दूसरी ओर से पुलिस ने सौरभ शर्मा के ठिकाने के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और पड़ोसियों से कुछ दिनों से फुटेज भी जब्त किए हैं। दोस्तों यानी पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि ये बहुत बड़े घोटाले का पूरा मामला है। आज तक इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से दबाव बनाया है उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं की और इशारा मिलना शुरू हो गया है। दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि कई सारे नेता पकड़े जाएंगे जो इस पूरे घोटाले में लिप्त है, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। अगर एक कांस्टेबल के पास इतना पैसा है तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये घोटाला किस स्तर का होगा। दोस्तों साथ साथ पूर्व सांसद और शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर एनडीए गठबंधन के शिवसेना में जाते ही अपना रूप बदल लिया है। दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के देहांत पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए संजय निरुपम कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बेदाग थे, लेकिन विडंबना यह है कि जिस सरकार का उन्होंने 10 साल तक नेतृत्व किया उसमें कई दाग थे। ये दाग आज तक धुल नहीं पाए। डॉक्टर साहब को विनम्र श्रद्धांजलि। यानी दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद करते हुए मनमोहन सिंह पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से निशाना साध रहे हैं संजय निरुपम, जिनको थोड़ा सा मर्यादा रखनी चाहिए थी। और एक व्यक्ति जो दिवंगत हो चुके हैं और हमारे बीच में नहीं है, उन्हें लेकर ऐसी बातें करने से अच्छा केवल श्रद्धांजलि के 2 शब्द कहे गए होते या फिर वो भी नहीं कहते तो भी चलता। लेकिन इस तरीके से दिवंगत आत्मा के लिए बोलना कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का हिस्सा तो नहीं है। जरूर एनडीए गठबंधन वालों की संस्कृति का हिस्सा जरूर होगा, इसीलिए इस तरीके की टिप्पणी की गई है। अगर आप भी मानते हैं कि संजय निरुपम ने ऐसा बयान देकर सरदार मनमोहन सिंह का अपमान करने की कोशिश की है, लेकिन इससे सरदार मनमोहन सिंह की छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों दुनिया में सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कॉमनवेल्थ गेम में घोटाले का आरोप लगाया था। आज तक भाजपा का एक नेता प्रूव नहीं कर पाया है। दोस्तों किसी कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया। 2G घोटाले का इतना बड़ा आडंबर खड़ा किया गया था, लेकिन निचली अदालतों में केस चले। सारे केस में सारे यूपीए गठबंधन के नेताओं को बरी कर दिया गया। दोस्तों एक भी सबूत भारतीय जनता पार्टी का सीबीआई या कोई भी संस्थान जुटाकर नहीं ला पाई और इसीलिए 2G घोटाला भी फेक साबित हुआ। उसके बाद आदर्श घोटाले के सबसे मुख्य आरोपी अशोक चव्हाण भारतीय जनता पार्टी में चले गए और बीजेपी में जाते ही उनको साफ कर दिया गया, यानी वॉशिंग मशीन से साफ करके एकदम शुद्ध बना दिया गया है। यही हकीकत है। और उससे बड़ी बात यह है कि ये जो संजय निरुपम है मुंबई में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कांग्रेस पार्टी इतने बड़े पद पर उनको नियुक्त किया हुआ था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार करना शुरू कर दिया वैसे ही पार्टी छोड़कर चले गए। अब अचानक से उनको सरदार मनमोहन सिंह की सरकार में दोस्त नजर आने लगा है, जबकि संजय निरुपम भी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे जब सरदार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार चल रही थी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया था सरदार मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ और सरदार साहब ने एकदम स्वच्छ और विकसित भारत बनाने वाली सरकार चलाई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों अगर आप भी सरदार साहब का समर्थन करते हो तो कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर मनमोहन सिंह जिंदाबाद जरूर लिखेगा और संजय निरुपम के बारे में 2 शब्द जरूर कहिएगा। दोस्तों इसी के साथ में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शुक्रवार को कहा है कि बिजली कंपनियों के द्वारा पीपीएसी यानी पावर परचेज एग्रीमेंट चार्ज के नाम पर जो दिल्ली में कंज्यूमर को लूटा जा रहा है उसको डीआरसी ने 50% कम कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि डीआरसी के इस फैसले के बाद से दिल्ली वालों को बिजली के बिल पर 20% और ज्यादा फायदा मिलने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा के लोग खुद पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में तो लोगों के लिए बिजली मुफ्त है दोस्तों। और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाला विषय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उनकी सरकार ने लोगों को मुफ्त में बिजली दी है और भाजपाई अभी तक लोगों को यह समझा नहीं पा रहे कि मुफ्त में बिजली लेना गलत है, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी के लोग दे तो नहीं पाएंगे मुफ्त में बिजली और जो आम आदमी पार्टी दे रही है तो इसे भी भाजपा के लोग गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं मुफ्त में बिजली लेना सही नहीं है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि आने
वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे दिल्ली में भाजपा 400 यूनिट बिजली की जगह 1000 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान ना कर दे। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में आ चुका है कि दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी को काउंटर करने की कोशिश करेंगे तो बिना बड़े लाभार्थी योजना के नहीं किया जा सकता। वैसे भारतीय जनता पार्टी अगर कोई लाभार्थी योजना की बात करेगी तो लोग विश्वास क्यों करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार तो पहले से ही लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। हेल्थ से लेकर एजुकेशन, बिजली, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं सारी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ साथ उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 में प्रदेश के 100 नगर निकायों में शुक्रवार से नामांकन प्रारंभ हो गए हैं दोस्तों। वहीं निकाय चुनाव के लिए 29 दिसंबर को भी नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया 30 दिसंबर तक होने वाली है। 29 दिसंबर को रविवार होने के कारण गफलत बनी थी कि इस दिन नामांकन होंगे या नहीं होंगे। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में स्पष्टीकरण दे दिया है दोस्तों। 27 तारीख से लेकर 30 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से 5 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 31 दिसंबर व 1 जनवरी को 10 बजे से नामांकन पत्र की जांच होगी। इसके बाद 2 जनवरी को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 3 जनवरी को सुबह 10 बजे से 3 बजे दोपहर तक आवंटित करी जाएंगे चुनाव चिन्ह। इसके बाद 23 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 25 जनवरी को 8 बजे नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे दोस्तों। सुबह 8 बजे से घोषणा कर दी जाएगी। साथ साथ भारत के कई सारे अखबारों ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन को लेकर अलग अलग तरीके की रिपोर्ट छापी है दोस्तों, लेकिन जो द टेलीग्राफ ने छापा है इसी तरीके की रिपोर्ट छपनी चाहिए थी। मुख्य पेज पर उनकी फोटो होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने भारत के मॉडर्न इंडिया को एक नया पुश दिया था और समर्थन किया था और आगे बढ़ाया था। इसीलिए मनमोहन सिंह को याद रखा जाना चाहिए। द टेलीग्राफ में जो पेज छापा है इसमें द मेकर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न इंडियन मनमोहन डेड, यानी मनमोहन सिंह जो पोस्ट मॉडर्न इंडिया के संस्थापक थे उनकी मृत्यु हुई है, उनका निधन हुआ है। इस टैग का इस्तेमाल किया है दोस्तों। एक तरीके से ये बात एकदम सही है। जो पोस्ट मॉडर्न एरा है जो 1991 से शुरू होता है, जहां से देश में उदारीकरण शुरू हुआ था, विकास शुरू हुआ था, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था, उसके जनक है मनमोहन सिंह। उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में देश ने आगे कदम उठाया था दोस्तों और एक के बाद एक कई सारे बदलाव किए थे, जिसके कारण भारत की इकोनॉमी में जबरदस्त तरीके की बूम देखने को मिली थी। और यही हकीकत है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर, एक आरबीआई के गवर्नर, एक प्रधानमंत्री के स्तर पर मनमोहन सिंह ने भारत को बहुत कुछ दिया है दोस्तों। एक जाने माने इकोनॉमिस्ट थे और ऐसे इकोनॉमिस्ट थे कि 2008 के क्राइसिस में भी उन्होंने भारत के बैंकों को बचाकर रखा, भारत की संस्थानों को बचाकर रखा और दुनिया भर के अंदर मंदी आ गई, लेकिन भारत में मंदी दूर दूर तक नहीं आ पाई दोस्तों। जबकि नरेंद्र मोदी के शासन काल के दौरान भारत ने नेगेटिव में भी ग्रोथ जीडीपी का देखा था कोरोना के टाइम में, जबकि मनमोहन सिंह ने भारत को कभी भी नेगेटिव ग्रोथ में नहीं पहुंचाया दोस्तों, बल्कि दुनिया के इतिहास में 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस सबसे बड़े क्राइसिस में से एक है। साथ साथ दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी ने बैठक बुलाई दोस्तों। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सब मौजूद रहे। सबने मिलकर दिल्ली के चुनाव को लेकर कुछ बड़े निर्णय लिए हैं, जिसकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले सबने मिलकर मनमोहन सिंह को याद किया है, उनको श्रद्धांजलि दी है दोस्तों। मौन धारण करके ये श्रद्धांजलि दी गई है। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा लॉस है कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को खो दिया है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। मनमोहन सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ानी चाहिए दोस्तों। देश को इकोनॉमिक रिफॉर्म की ओर ले जाना चाहिए। फिर से भारत को इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को पूरा रोड मैप तैयार करना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल में 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यानी खुल्लम खुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे। जिस मीडिया वालों को आना है आइए, जिसको जो सवाल पूछना है पूछिए। मनमोहन सिंह एकदम ओपन सारे सवालों का जवाब दिया करते थे दोस्तों। कहीं भी कोई मीडिया ना तो मैनेज थी, ना ही किसी मीडिया पर कोई दबाव बनाया गया था। और नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासनकाल के दौरान उन्होंने एक बार भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया दोस्तों। 2-4 जान पहचान के पत्रकारों को बुला लेते हैं, उनको निष्पक्ष बता भाजपा डाले देते हैं और उसके बाद माहौल बनाकर नरेंद्र मोदी को पूरा एक स्क्रिप्ट देकर इंटरव्यू करवा दिया जाता है दोस्तों। जिस तरीके के डायलॉग नरेंद्र मोदी अपने इंटरव्यू के दौरान मारते हैं और जिस तरीके से सवाल फ्रेम किए जाते हैं, सबको समझ में आता है जो बेसिक कॉमन सेंस वाला व्यक्ति है कि ये पूरा तरीके से एक प्रायोजित इंटरव्यू चल रहा है। और यही हकीकत है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन तरीके से करने के मामले में मनमोहन सिंह के आसपास भारत का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं टिकता, नरेंद्र मोदी तो दूर दूर तक, कोसों तक कहीं भी नहीं है। और यही दुर्भाग्य दोस्तों, जहां पर मीडिया को मजबूत होना चाहिए था, लोकतंत्र का एक पिलर होता है मीडिया, वहां पर कुछ मीडिया वाले तो गोदी मीडिया की तरह बिहेव कर रहे हैं। और जो बच्चे कुछ हैं उनको तो भाजपा सरकार के लोग एंटरटेन ही नहीं करते दोस्तों। उनको ना तो इंटरव्यू दिया जाता है, एकदम अलग थलग करके रखा हुआ है। इसके बावजूद लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि मीडिया की स्थिति नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दौरान सबसे खराब है भारत के इतिहास में, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और मनमोहन सिंह को क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरीके से याद करना चाहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले पर लिखिएगा जरूर। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी का नेता एक बार फिर से विवादित बयान देता हुआ नजर आया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर ने एक इंटरव्यू के दौरान कॉन्ट्रैक्टरों को लेकर गाली का इस्तेमाल किया है। जो अभद्र भाषा, जो गाली का इस्तेमाल उन्होंने किया है, ये माता और स्त्री विरोधी गाली है दोस्तों। कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि इस गालीबाज मंत्री को योगी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, वरना इसी तरीके का एग्जाम्पल क्या बीजेपी सेट कर रही है कि उसके मंत्री आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आगे भी आप लोगों तक लगातार पहुंचाते रहे दोस्तों। और डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह के निधन पर, उनके मृत्यु पर आपकी क्या राय है? क्या सरदार मनमोहन सिंह जैसी इकोनॉमी वाला कोई भी प्रधानमंत्री आज तक भारत में हुआ है? और उनके योगदान को आप किस तरीके से देखते हैं? अन्ना आंदोलन के कारण सरदार मनमोहन सिंह की सरकार चली गई थी। अगर आप भी मानते हैं कि
भारत को कम से कम 5 साल का नुकसान हुआ था सरदार मनमोहन सिंह की सरकार जाने के कारण, वरना 5 साल अगर वो और शासन करते तो भारत एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाता। तो अपनी राय जुड़ के हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत धन्यवाद। देख रहे थे जय हिंद, जय भारत, जय बहुत धन्यवाद।